हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैंने बताया था आप लोगों को कि जो मैंने MPS 1 का स्टार्ट किया है 001 का, उसका फर्स्ट यूनिट मैंने डाल दिया है और आज मैं सेकेंड यूनिट डाल रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र क्या है, ठीक है। और मैं बता दूँगी, आपको नोट्स चाहिए तो आप वो भी बताना कमेंट में, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। और आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट हमारा क्या है, लोकतंत्र। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकतंत्र की प्रस्तावना, ठीक है। तो मैं पढ़ूँ, लोकतंत्र शब्द का ग्रीक शब्द डेमोक्रेसी का रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है राज्य अथवा राष्ट्र की जनता, और तंत्र का अर्थ होता है संयम में शासन करना। अंततः लोकतंत्र का अर्थ हुआ कि राज्य प्रभुत्व शक्ति जनता के हाथ में हो। अतः इस प्रकार शासन व्यवस्था में शासन की बागडोर प्रजा के हाथ में होती है, ठीक है, उनके प्रतिनिधियों के हाथों में होती है। और प्रोफेसर सीले ने अपने शब्दों में क्या कहा है कि प्रजातंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। और लोकतंत्र का विचार पहली बार कहाँ पे आया, यूनानी युग में आया था, ठीक है। वैसे तो हम लोग लोकतंत्र की डेफिनेशन जानते हैं, मतलब जो हमने पढ़ा है अब्राहम लिंकन की, वही हम बोल देते हैं। बट लोकतंत्र क्या है, जनता की जिसकी बागडोर क्या हो, जिस शासन की बागडोर क्या हो, सीधे जनता के हाथ में हो, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई, लोकतंत्र की प्रस्तावना हुई। अगर हम लोकतंत्र को यूनानी टाइम पे देखेंगे तो उसमें क्या था, एक नगर राज्य था, वहाँ पे आम जनता थी, शासन प्रणाली का संचालन था इनके हाथों में। लेकिन इसमें क्या था, महिलाएं दास और व्यापारी शासन में वर्जित थे, ठीक है। इसीलिए में क्या है, शासन में ये लोग वर्जित थे। अब हमारा पढ़ते हैं हम, अगले हमारी हेडिंग है लोकतंत्र प्रक्रियात्मक और सत्तात्मक, ठीक है। तो मैं एक शॉर्ट बताती हूँ। जैसे कि हमने लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या पढ़ी, जिसमें जिस शासन की बागडोर क्या हो, सीधे लोगों के हाथों में है। लेकिन हमारा क्या है, इतना बड़ा विशाल समाज है, ठीक है, जिसमें लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के अपने से जुड़े निर्णय लेने के लिए उनको अपने अधिकार देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, लोकतंत्र, ठीक है। अब हमारी दूसरी हेडिंग क्या है, लोकतंत्र प्रक्रियात्मक और सत्तात्मक। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करना प्रक्रियात्मक। तो प्रक्रियात्मक क्या होता है, प्राचीन यूनानी लोकतंत्र में समस्याओं के निवारण हेतु निर्णय लेने के लोग एक साथ मिलकर विचार विमर्श करते थे। लेकिन विशाल और जटिल समाज में हर मामले के निर्णय के लिए साथ मिलकर बैठना संभव नहीं है। इसीलिए प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से कार्य करता है। लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जिनकी ओर से निर्णय लेने का अधिकार होता है, अर्थात प्रतिनिधि सरकार वर्तमान में लोकतंत्र की धारणा का ही प्राय है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में क्या होता है कि पहले तो मैंने आपको बताया कि इतना विशाल समाज है जहाँ पे एक साथ बैठना, एक साथ किसी समस्या का समाधान करना, या एक साथ मिलकर किसी समस्या के लिए निर्णय करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ऐसे में हमने क्या करा है, एक प्रक्रियात्मक चुनाव किया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लोगों द्वारा कुछ प्रतिनिधि चुने जाते हैं, अपने मतलब पसंदीदा प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। कि और क्या कहते हैं कि मतलब किसी एक प्रतिनिधि को खड़ा करते हैं और उनके थ्रू अपनी आकांक्षाओं और उनकी आवश्यकताएं जो भी होती हैं उसकी वो लोग पूर्ति करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने किस प्रणाली को अपनाया है, चुनाव की प्रणाली को, कि चुनाव के थ्रू एक अपने प्रतिनिधि चुनेंगे जो उनकी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है। और लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या है, एक संवैधानिक सरकार के लिए उत्तरदायी होता है, क्या, ठीक है। अगला हमारा क्या है, सत्तावाचक लोकतंत्र। इसमें क्या है, नागरिकों का ऐसा समाज है राजनीतिक रूप से वचनबद्ध हो तथा विभिन्न मतों के लिए सहज हो, वे शासक सत्तावाचक लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं। ये नागरिक अपने शासकों का चुनाव करने तथा उत्तरदायी बनाने के लिए समान रूप से कार्य करते हैं। इस प्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कुछ या समूह का नहीं वरन सभी के हितों का सम्मान करके उन्हें पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। लोकतंत्र केवल सरकार का ही नहीं अपितु समाज के सभी व्यक्तियों के लिए सामूहिक जीवन का संगठनकारी सिद्धांत है। सत्तावाचक लोकतंत्र में क्या होता है कि यह एक ऐसा समाज है ना जो एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है, ठीक है, किसी एक समूह पे केंद्रित नहीं है, बल्कि इसमें संपूर्ण समाज के लोगों का ध्यान रखा जाता है, उनकी आकांक्षाओं और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, लोगों मतलब एक होता है ना कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम चालू कर रही है तो ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट चालू कर दी तो सफल होगा, ऐसा नहीं है। जब तक उसमें लोगों की भागीदारी नहीं होगी वो कैसे सफल हो सकता है। तो ये क्या करता है, लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, ठीक है। सत्तावाचक लोकतंत्र में क्या है, सभी को हितों के ध्यान में रखना होता है, किसी व्यक्ति या समूह पे केंद्रित नहीं है,
संपूर्ण समाज पर केंद्रित है और उनकी आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के प्रकार। ठीक है, तो इसमें देखो, लोकतंत्र जीवन का एक तरीका है, यह विभिन्न विचारधाराओं का एक सर्वमान्य रूप है। लोकतंत्र को शासन के अतिरिक्त निम्नलिखित विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है। हमारा पहला क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। दूसरा है सहभागितापूर्ण लोकतंत्र। तीसरा है मंत्रगणात्मक लोकतंत्र। चौथा है सामाजिक लोकतंत्र और पांचवा है सार्वभौम लोकतंत्र। तो हम पहला पढ़ते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। मैं आपको इसमें समझा दूं कि सबसे पहली बात तो कि इतने बड़े समाज और इतनी जनसंख्या में ऐसा नहीं है कि हम अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करवा सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, और सभी समस्याओं का एक साथ समाधान नहीं निकाल सकते हैं। तो प्रतिनिधि की प्रक्रिया यहाँ पे इसीलिए दे रखी है कि हम अपने थ्रू किसी एक को अपने से जुड़े निर्णयों को अधिकार लेने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पावर, शक्ति देते हैं, पावर में लेके आते हैं, सत्ता में लेके आते हैं कि वो हमारी आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करेगा। ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है कि इसमें हॉब्स और लोग क्या बोलते हैं इसके लिए? प्रतिनिधि सरकार एक ऐसी सरकार है जो लोगों द्वारा उनकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग कुछ प्रतिनिधियों को चुन के इन्हें यह अधिकार देते हैं कि आप हमसे जुड़े कार्य को निर्णय करें और हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति करें। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। दूसरा है सहभागितापूर्ण लोकतंत्र। जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, सहभागितापूर्ण लोकतंत्र में क्या होता है कि किसी भी लोकतंत्र को अगर हमें सफल बनाना है ना, तो उसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ठीक है, अगर लोगों की भागीदारी नहीं है, उसका मतलब क्या है? वो लोकतंत्र नहीं है। जहाँ कहीं एक का शासन हो रहा है और लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है, लोग किसी भी विवाद, समस्या, समाधान में हिस्सा नहीं ले रहे, तो वहाँ क्या है? सहभागिता नहीं है लोगों की। तो इसमें क्या पढ़ते हैं? रूसो का सिद्धांत नागरिकों के बीच परस्पर निर्भरता पर आधारित है। उनके अनुसार कोई भी राजनीतिक निर्णय नागरिकों की भागीदारी पर ही निर्भर करता है। जैसे कि अभी देख लो, किसी भी मसले पर अगर किसी को डिसीजन लेना हो तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति उस पर अपने व्यू दे रहा है तो वो ठीक होगा, नहीं। लेकिन अगर उसमें हम लोगों की पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा? लोगों के अलग अलग विचार निकल के आएंगे। ठीक है, जिससे अगर हमें लगता है कि हाँ, ये विचार हमारे लिए ठीक है, ये विचार हमारे मुद्दे को सुलझा सकता है, तो इससे क्या होती है? सहभागिता जो शब्द हमने लिया ना, सहभागिता सिद्ध होती है। ठीक है, और ऐसे लोकतंत्र में लोकतंत्र तभी सक्षम होगा जब उसमें लोगों की भागीदारी होगी, लोग अपना सक्रिय भूमिका का निर्वहन करेंगे, तभी वो क्या होगा? सहभागितापूर्ण लोकतंत्र होगा। ठीक है, इसमें बेंजामिन बार्बर ने क्या कहा है, देखना आप। सहभागितापूर्ण लोकतंत्र का समर्थन करते हैं और इससे स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा ये सहभागितापूर्ण लोकतंत्र है, ये क्या करता है? स्थानीय शासन को मजबूत करता है। ठीक है, ये क्या करता है? स्थानीय लोकतंत्र को या फिर स्थानीय शासन को मजबूत करता है। स्थानीय शासन का मतलब क्या होता है? जिसमें लोगों की भागीदारी हो। ठीक है, तो एक लोकतंत्र हम कैसे कहेंगे कि सहभागितापूर्ण लोकतंत्र स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करता है? वो इस तरह से होगा क्योंकि लोगों की भागीदारी जितनी सुनिश्चित होगी उतनी हमारे ग्रास रूट से डेवलपमेंट होगा, प्लस स्थानीय शासन हमारा मजबूत होगा। ठीक है, अगला हमारा क्या है? मंत्रणात्मक लोकतंत्र। अब इसमें क्या है, पढ़ते हैं। मणतंत्रात्मक लोकतंत्र लोगों को स्वतंत्र व्यक्तियों के रूप में देखता है, किंतु इनके भी सामाजिक संबंधों को नज़रअंदाज करता है। ये सार्वजनिक महत्व के मसलों पर सार्वजनिक विचार विमर्श पर बल देता है। मंत्रणात्मक लोकतंत्र में क्या होता है? ये किसी एक होता है ना, सामाजिक संबंध पे बल ना देके क्या करता है? ये अगर कोई मुद्दा है तो उसको सार्वजनिक करके उस पर विचार विमर्श करने की बात करता है और उस पर समस्या का समाधान करने की बात करता है। ठीक है, ये लोगों के बीच में तर्क और विश्वास को पैदा करता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति को क्रिएट करता है जहाँ पे सभी व्यक्ति अपने अपने अधिकारों का उपयोग करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये लोगों को स्वशासन के लिए क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, इनके स्वशासन का मतलब क्या होता है कि हमारे ऊपर हमारे खुद का राज हो, किसी और का नहीं। जैसे एग्जांपल ले लो, आप कपड़े खरीदते हो तो आप अपनी चॉइस से खरीदते हो, उस पर किसी का ये राज नहीं है कि वो कपड़े खरीद रहे हैं तो मतलब उस पर उनका राज होगा, ऐसा नहीं है। कपड़े आप अपने चॉइस से खरीद रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप स्वशासित हो कि हाँ, अपने निर्णय आप खुद ले सकते हो। ठीक है, तो जो मंत्रणात्मक लोकतंत्र है वो यही चीज़ करता है कि क्या? सामाजिक संबंधों पर बल ना देकर के क्या करता है? सार्वजनिक हित और लोगों में क्षमता पैदा करता है कि वो स्वशासन कर सके। ठीक है, अगला हमारा क्या है? सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद की तुलना में अधिक समतावादी है, तथापि मार्क्सवादी लोकतंत्र की अपेक्षा कम क्रांतिकारी है।
मार्क्सवादी की अपेक्षा उदारवादी कम क्रांतिकारी इसीलिए है क्योंकि आप देखोगे मार्क्सिज्म को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि मार्क्स क्या बोलते हैं कि किसी भी समाज में अगर कोई समस्या व्याप्त है, ठीक है, तो उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? आर्थिक। ये क्या बोलते हैं कि अगर किसी समाज को आर्थिक रूप से संपन्न किया जाता है तो उसकी सभी समस्याओं का समाधान क्या है? अपने आप हो जाएगा। तो ये मार्क्सवाद क्या बोलते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान क्या है? सिर्फ इकोनॉमी है, ठीक है। अगर हमारा इकोनॉमी मजबूत होगा तो हम क्या करेंगे? सभी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। और ये सामाजिक लोकतंत्र क्या है? सामाजिक लोकतंत्र इसमें क्या होता है कि लोगों को सामाजिक न्याय से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। सामाजिक न्याय से मतलब क्या है? यहाँ पे जो दरिद्र, अशक्त व्यक्ति या फिर अल्पसंख्यक वर्ग में लोग आते हैं या फिर समाज के आधार पर जो भेदभाव लोगों से किया जाता है, ये क्या करता है? उनके विकास में आई बाधाओं को सामाजिक लोकतंत्र क्या करता है? दूर करता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? सामाजिक लोकतंत्र। अगला हमारा क्या है? सार्वभौम लोकतंत्र, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं आर्थिक व सांस्कृतिक भूमंडलीकरण के विकास के साथ साथ लोकतंत्र का क्षेत्र भी व्यापक हो गया है। सार्वभौम लोकतंत्र राजनीतिक सिद्धांतकारियों द्वारा भूमंडलीकरण के कारण विकसित हुआ है। यह उस भूमंडलीकरण सभ्य समाज की ओर इंगित करता है जो नीचे की भूमंडलीकरण की घटना द्वारा रचित हो रहा है। जैसे कि क्या है? नारीवादी आंदोलन है, चाहे पर्यावरण आंदोलन, इसमें क्या है? ये कहीं एक लेवल पे नहीं हो रहा है। चाहे नारीवादी आंदोलन को ले लो या फिर पर्यावरण आंदोलन को ले लो, एक सीमित क्षेत्र के अंदर नहीं हो रहा बल्कि पूरे विश्व में हो रहा है, ठीक है। ये ग्लोब लेवल पे हो रहा है। वैश्वीकरण का मतलब क्या हुआ? एक देश से दूसरे देश में विचार, पूंजी, श्रम, वस्तु, इनका क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो जिसमें नारी आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन है, ये किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, ये विश्व भर का मुद्दा है। चाहे इसकी समस्या का समाधान हो या फिर नारियों के अधिकार की बात हो, नारियाँ स्टार्टिंग से ही मतलब अपने अधिकार के लिए लड़ने आई हैं क्योंकि हमारा पितृसत्तात्मक समाज है जहाँ पे नारियों को द्वितीय दर्जा दिया गया है, ठीक है। प्लस उन्हें एक मतलब होता है ना कि द्वितीय संज्ञा दी गई है कि हाँ आप द्वितीयक हो। प्लस उनको क्या कहा गया है कि आप घर के कामकाज के लिए बने हो और पुरुष क्या है? बाहरी कामकाज के लिए बने हो। ये नारीवादी आंदोलन भी पूरे समाज के लिए व्याप्त है। पर्यावरण आंदोलन आज आप देखोगे कि कितने अनेक प्रकार के पर्यावरणीय आंदोलन हो रहे हैं। अब वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पर्यावरण का विनाश हो रहा है। विनाश कैसे हो रहा है? मनुष्य क्या करता है? अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए पर्यावरण का ह्रास कर रहा है, ठीक है। मनुष्य क्या कह रहा है कि वो पर्यावरण को अपने हिसाब से बदलना चाह रहा है, जबकि प्रकृति का नियम क्या है कि प्रकृति के हिसाब से आपको ढलना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? सार्वभौम लोकतंत्र हुआ। और ये यूनिट हमारे यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसके आगे आप निष्कर्ष लिख लोगे, डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा है उसमें आप निष्कर्ष में लिख के आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमारे ये यूनिट यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा। और अगला यूनिट मैं थर्सडे को डालूँगी। हमारा 3rd यूनिट होगा थर्सडे को, हम उसको करेंगे। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो को आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा। और आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में दीजिएगा, तो मैं ज़रूर आपको नोट्स प्रोवाइड कर लूँगी। ओके, थैंक यू।